सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों के पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। रजन सीरीज के भी सारे विषयों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सभी को मैंने सॉल्व कराया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में हर एक विषय की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर किसी विषय की वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सारे विषयों की मास्टर क्लास देखना मत भूलिएगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में 95% से भी ऊपर नंबर आए, तो उसके लिए आपको सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास की वीडियो, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो, सब कुछ आपको सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर मिल जाएगा। कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, ये 2 पार्ट में बनेगा, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पार्ट 1 आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काव्य को हम 2 भागों में बांटते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन का अर्थ है। पठन मतलब होता है पढ़ना। तो जो पठन होता है इसको हम बोल करके भी पढ़ते हैं, यानी कि स्वर में पढ़ते हैं, और मौन यानी कि मन में भी पढ़ते हैं। कोई किताब है उसको हम बोल के भी पढ़ सकते हैं और मन में भी पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौन वाचन का क्या उद्देश्य होता है? जब हम मन में पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? वाचन गति का विकास होता है। पठित सामग्री का हम अधिग्रहण करते हैं, यानी कि उसको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वाचन का अभ्यास होता है, या फिर आ और बा दोनों। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द, अ और ब दोनों, यानी कि पढ़ने की गति का इससे विकास होता है। क्यों? क्योंकि हम जब मन में पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पीड में पढ़ते हैं और पठित सामग्री को हम ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। और इससे वाचन का विकास तो होता ही है। तो यहाँ पर आ, बा और सा तीनों होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सा दिया नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो आदि का मतलब दोस्तों होता है प्रारंभ। आदि मानव आपने सुना है, आदि मानव यानी कि प्रारंभिक मानव। तो जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे। आदि का अपोजिट क्या होता है? अंत होता है, या ना? यानी कि आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। जब जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और यही सर्वनाम की परिभाषा है। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। जो श्र है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है श और र ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ख का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग जो है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सा जो है कंठ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मुद्रा देखिए, अंगूठी, रुपया, आकृति या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो मुद्रा शब्द है इसका अर्थ अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है और आकृति भी होता है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, अज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अज शब्द का अर्थ है दोस्तों दशरथ के पिता। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको सारे के सारे विषयों को सिर्फ और सिर्फ एक ईयरफोन लगा लेना है कान में, सारे के सारे वीडियोस को आपको सुन लेना है। आप आसानी से सारे के सारे विषयों को अच्छे से याद भी कर लेंगे और सारे के सारे विषयों को यहाँ पर समझाते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो आप लोग को एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी।
तो आपको अलग से लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है। आप कोई काम करते करते भी वीडियोस को सुन सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर संस्मरण? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, कहानी। कहानी जो है ये गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो प्राइमरी टीचर बनने की, और ट्रेनिंग में भी देखिए यहाँ पर दोस्तों जो गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा होती है वो कहानी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानियों से सबसे ज्यादा लगाव होता है। कहानी अगर आप सुनाओगे तो बच्चे शांत होकर के बैठ जाएंगे और आपके कही गई कहानी को ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरीके से जो कहानी होती है ये गद्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के कितने भेद हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। तो कहानी तत्व के आधार पर जो कहानी होती है इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहानी की विधियां मानी जाती हैं, कितनी विधियां मानी जाती हैं? और यहाँ पर भेद पूछा गया है, यहाँ पे विधियां पूछी गई हैं 3, 4, 1 या फिर 2। तो जो कहानी की विधियां हैं दोस्तों वो भी 4 ही है, यानी कि यहाँ पर जो विधियां हैं या भेद है इसमें कोई खास अंतर नहीं है, तो याद रखिएगा कि 4 होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि या कहानी कथन विधि? दोस्तों आरंभिक स्तर पर बच्चों को कहानी शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है, वो होती है चित्र विधि। चित्र के माध्यम से बच्चे देखते हैं और वो कहानी को खुद ही धीरे धीरे अपने शब्दों में बोलने की भी कोशिश करते हैं। तो चित्र विधि है, बच्चों को चित्र दिखाने से किसी भी जानवर का या किसी भी व्यक्ति का, इससे क्या होता है बच्चे आसानी से उस वस्तु को पहचान लेते हैं। जब उसका चित्र देखेंगे तो उसका नाम भी उनको याद आ जाता है और आसानी से वो उस कहानी को समझ भी जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 आधारों पर किया गया है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। तो 2 आधार कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, ये तो सरल वाक्य हो गया। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। अब जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, यही क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ड जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या संकेतवाचक? तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चल रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है या वो बात नहीं हो पा रही है जो बात होनी चाहिए, या वो काम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर उसमें क्या यूज होगा? निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 है। श्याम स्कूल जाओ वाक्य क्या है? श्याम स्कूल जाओ, श्याम को क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो ऑप्शन द जो है आज्ञावाचक ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। आहा कितने सुंदर दृश्य हैं, वाक्य किस प्रकार का? अब यहाँ पर आप देखो इसमें किसका यूज हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक? दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यानी कि संदेह है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है संदेहवाचक ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर इच्छावाचक? तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा या कामना का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो होते हैं इच्छावाचक। ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली? दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा है कि जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं
तो कौन सी ऐसी विधि होती है जिससे बच्चे आसानी से मन लगा करके पढ़ते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा, तो सक्रियता बनाने के लिए टीचर क्या करते हैं, बीच बीच में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं कोई भी चैप्टर, तो टीचर क्या करते हैं, बीच बीच में से एक दो बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ताकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, क्लास में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और वो पूरे के पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो मनुष्य के जो भाव हैं इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, संकेतों द्वारा भी होती है, वाणी द्वारा भी होती है और भाव भंगिमाओं, किसी का चेहरा देख करके भी आप जान जाते हो कि व्यक्ति खुश है कि नहीं खुश है। संकेत देने का मतलब क्या है, अगर आप किसी को कोई संकेत देना चाह रहे हो, यस नो यानी कि सर हिला रहे हो, तो इंसान जान जाता है कि आपका मन है कि नहीं है उस काम को करने का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दा जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर जाएगा। ये सब मनुष्य के हाव भावों को बताने की एक अभिव्यक्ति के साधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है सृजनात्मक पक्ष बच्चों का इससे मजबूत होता है, यानी कि उनकी सोचने की क्षमता और बढ़ती है, उनकी सृजन करने की क्षमता और बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है, रमन बिहारी लाल का, हरिदेव बहारी का, रायबर्न का या फिर उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रमन बिहारी लाल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 है। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद या फिर कविता लेखन। तो कविता लेखन मुख से तो बोल के हम करते नहीं, कविता तो लिख रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन दा जो है ये नहीं है, ये तो लिखित अभिव्यक्ति हो गई, लिख करके हम कविता लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। लिख करके दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिख करके कविता में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये लिखित अभिव्यक्ति हो गई, मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता या फिर लिखने की योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। तो इससे क्या दोस्तों जो अभिव्यक्ति है, देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति जैसे आपको दिखा, यहाँ पर इसमें लिखित अभिव्यक्ति भी आ गई और मौखिक अभिव्यक्ति भी आ गई। तो यहाँ पर बोलने की योग्यता का विकास होता है, लिखने की योग्यता का भी विकास होता है और भाषा और साहित्य में रुचि का भी इससे क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन दा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम। किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लेम्बार्ड। किसका कथन है, ये लेम्बार्ड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, अंताक्षरी के माध्यम से, कवि दरबार के माध्यम से या उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य होता है, स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो लिखित अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो ये सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। संकेत वाचक वाक्य चुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, या ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई भी संकेत वाचक वाक्य, संकेत का मतलब होता है कि राम का मकान वहां है, वहां की तरफ एक संकेत किया गया कि राम का मकान वहां है, श्याम वहां रहता है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उसमें संकेत बताया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर दिया, तो ऑप्शन सा जो है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, यह दोस्तों इच्छावाचक वाक्य है। क्या है, इच्छा वाचक वाक्य है। इसमें हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर करे आप ठीक हो जाएं, ईश्वर करे आपको जल्दी सफलता मिले। तो ये सब इच्छावाचक वाक्य है जो हमारे मन से निकलने वाली प्रार्थनाएं होती हैं किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो संकेतवाचक वाक्य है इसमें से कोई भी एग्जाम्पल वो इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है। मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर कैसे होगा।
तो मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, मयंक सुंदर और हंसमुख है। ये सरल वाक्य में रूपांतरित हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। यानी कि यहाँ पर देखिए चारों के चारों ऑप्शंस में किसमें सही चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नहीं, यह मुझसे ना होगा। नहीं, यह मुझसे ना होगा। नहीं, यह मुझसे ना होगा। या नहीं, यह मुझसे ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऑप्शन शाह और द जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर ये आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ और बा बचा है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, नहीं, यह मुझसे ना होगा। नहीं के बाद हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए देखिए यहाँ पर कॉमा लग गया है और फिर उसके बाद यह मुझसे ना होगा, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, पूर्ण विराम या फिर अर्ध विराम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये यहाँ पर ये जो वाक्य है यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक व्यक्ति से प्रश्न किया गया। मान लीजिए राम है, राम से प्रश्न किया शिक्षक ने क्लास में, तो राम से जब प्रश्न किया तो राम ने उसका गलत उत्तर दिया। अब राम अगर गलत उत्तर भी देता है तो उससे क्या होता है, तभी भी चाहे अगर गलत उत्तर दे रहा है तो भी तो पूर्ण विराम तो वहां पर लगेगा। जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या लगेगा। सर राम ने सिंपल सा पूछा कोई प्रश्न कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो राम ने उसका गलत उत्तर दे दिया। तो गलत उत्तर भले दिया लेकिन गलत उत्तर में भी फिर भी उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर इस तरीके से बच्चा बोलता है कि गुजरात की राजधानी ये है, ठीक है, अगर उसने गलत भी बताया तो भी पूर्ण विराम तो लगेगा ही उत्तर में। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। जब दूसरे से प्रश्न करेंगे, टीचर दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बताए हैं वो कि उत्तर दे रहा है बच्चा कि नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर ही नहीं किया गया है। अगर वो केवल प्रश्न कर रहे हैं तो अब दूसरे बच्चे से भी मान लीजिए श्याम को खड़ा किया उन्होंने, तो श्याम से भी यही पूछ रहे हैं कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो जैसे ही वो ये पूछेंगे गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो हम क्या लगाएंगे उस सेंटेंस में, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जब वो दूसरे से प्रश्न करते हैं तो उस वाक्यांश में कौन सा शब्द लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्योंकि यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया है कि श्याम ने क्या उत्तर दिया। जब श्याम उत्तर देगा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन वहां पर भी क्या लगेगा, पूर्ण विराम ही लगेगा ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज कहा ही नहीं गया है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कि यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि जो दूसरा बच्चा है उसने उत्तर दिया कि नहीं दिया। जब ये लिखा होता कि उसने उत्तर दिया यानी कि श्याम ने उत्तर दिया, तब हम क्या लगाते, पूर्ण विराम लगाते। लेकिन यहाँ पर ये बताया ही नहीं है कि श्याम ने उत्तर दिया कि नहीं, बस ये कह दिया गया है कि एक बच्चे से पूछा गया उसने उत्तर सही नहीं दिया तो दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब उस दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया या नहीं इसके बारे में यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन आ के साथ जाएंगे यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि शिक्षक अगर प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगेगा। अब अगर बच्चे ने यहाँ पर उत्तर दिया होता तो हम क्या लगाते, पूर्ण विराम चिन्ह लगाते, चाहे वो गलत देता चाहे वो सही देता, लेकिन लगता क्या, पूर्ण विराम लगता। लेकिन यहाँ पर बताया ही नहीं गया कि दूसरे बच्चे ने आंसर दिया कि नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है या जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ पर देखिए ये कथन है प्रसाद जी का, यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ। किसी के कहे गए कथन को हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो जीवन विश्व की संपत्ति है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लगा हुआ है प्रश्नवाचक, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये ऑप्शन द और श और द, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा में, तो वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊंगा, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक कॉमा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। प्रत्यय पीछे लगता है आपको पता है, तो हंसी, भूखा, मालिक या फिर हंसना। तो हंसी, हंस में ई प्रत्यय लगने से हंसी हो गया, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? प्रत्यय पीछे लगता है तो यहाँ पर आप देखिए मही माँ, मही में माँ लगा है तो ऑप्शन आ जो है माँ सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए महिमा में माँ प्रत्यय नहीं बल्कि क्या लगा हुआ है, इमा प्रत्यय लगा हुआ है, इमा प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा महिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य किस प्रकार का है? आपका भविष्य उज्जवल हो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर किसी को क्या कहा जा रहा है कि आपका भविष्य, किसी के लिए हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य क्या हो, अच्छा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है इच्छावाचक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी ना किसी बच्चे की तरफ संकेत करके ये बात कही जा रही है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसे कि राम का घर इधर है, श्याम वहां रहता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर किसी न किसी की तरफ संकेत करके ये चीज कही जा रही है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो ऑप्शन बा जो है संकेतवाचक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, करो या मरो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, ये ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है या इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मन मंगल हो, तुमने सुना होगा या आज विद्यालय में अवकाश है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है तुम्हारा मन मंगल हो या तुम्हारा दिन मंगलमय हो, यहाँ पर क्या प्रकट की जा रही है, किसी की इच्छा प्रकट की जा रही है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, राकेश आया होगा वाक्य किस प्रकार का? विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर संकेतवाचक? तो राकेश जो है वो आया होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये होगा संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि राकेश आया होगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा रहा, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर संदेह है उसके आने में, इसीलिए यहाँ पर हम संदेहवाचक वाक्य लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो ये जो दोनों वाक्य हैं यहाँ पर आप देखिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है या तुम अच्छा नहीं लिखते हो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। तो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ये दोनों ही क्या है यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट नहीं होगा बिना इसके, वे धर्मात्मा होते हैं, इसके बिना ये वाक्यांश कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं वाक्य किस कोटि का है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देखिए ये भी क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यानी कि अगर ये दूसरा उपवाक्य नहीं होगा तो इस उपवाक्य का पहले के कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विस्मयवाचक वाक्य का चयन करिए। तो विस्मयवाचक इसमें वाक्य देखिए, मधुर भाषण वाणी का तप है, कटु वचन मन को आहत करते हैं, छी कितनी बुरी बात है, और यही क्या है, छी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। तो ऑप्शन सा जो है यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित करिए। किसमें आज्ञा दिया जा रहा है? उसने दरवाजा खोला, उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, क्या वह दरवाजा खोल पाएगा, या फिर जल्दी दरवाजा खोलो। तो जल्दी दरवाजा खोलो, जब कोई बाहर से आता है तो वो क्या कहता है, जल्दी दरवाजा खोलो बाहर से, वो क्या करता है, आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को अतलगुत्री क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं। तो दोस्तों जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये संज्ञा के पहले आते हैं, ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आलस्य शब्द का विशेषण है अलसाना, आलस, अलस या फिर आलसी। तो सही शब्द क्या है, आलसी, वह व्यक्ति आलसी है, यही हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण,
विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द या विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, या फिर हीरा चतुर बालक है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है शीला गुणवान नायिका है। तो गुणवान नायिका यहाँ पर श्रेष्ठ हो जाना चाहिए था या फिर बहुत ही अच्छी हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो गुणवान शब्द है ये बिल्कुल सही यहाँ पर सुशोभित नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया है? संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, या बालक लिखता है। तो जो बालक लिखता है, बालक लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, या बालक लिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया और बालक लिखता है। इन दोनों वाक्य में देखिए, शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को पढ़ाया। बालक ने लिखा, बालक ने लिखने का काम किया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने पढ़ाया, किसको पढ़ाया? छात्र को पढ़ाया। तो पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? छात्र के ऊपर पड़ा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, बालक लिखता है, क्या लिखता है, कैसे लिखता है, कुछ भी नहीं पता इसमें। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें से? जागना, सोना, हंसना, या फिर लिखना। तो जागना, सोना, हंसना और लिखना में ऑप्शन द जो है लिखना ये क्रिया है, क्योंकि इसको हमें करना पड़ता है, इसके लिए हमें हाथ चलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस वाक्य में कतिर्वाच्य का प्रयोग हुआ है? ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, या बैठा नहीं जाता। तो बैठा नहीं जाता ये क्या है? तो भाववाच्य हो गया। तो ममता पुस्तक पढ़ती है, तो ममता पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है, कर्म कर रही है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? लिखना, महानता, करनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो करनी है, करनी, नी यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय पीछे लगता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील, या फिर बचपन। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर जब डॉक्टर शब्द को हमने बोल दिया, जितनी भी डॉक्टर कम्युनिटी है, जितनी भी डॉक्टर जाति है, चाहे वो पशु वाले डॉक्टर हो, चाहे वो मानव वाले डॉक्टर हो, चाहे जो भी सारे के सारे डॉक्टर की जो कम्युनिटी है वो इसके अंदर आ गई। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, या फिर क्रोधी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, या फिर ग्रंथ। तो ऑप्शन सा जो है प्राण। प्राण, पखेरु, उड़ गए, मतलब हमेशा जो प्राण शब्द है यह बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही रहेगा। किसी के प्राण निकल गए, हमेशा यही हम लगाते हैं। तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर के 145 तक सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई एक ही विकल्प सही है इन चारों में से, और जो चारों में से जो विकल्प सही है उसी को हमें यहाँ पर चुनना है। तो रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वें में पढ़ता है, या रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, या अपने सामान को संभाल कर रखिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बा, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक की है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, या आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर द जो है आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, या ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया। तो ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया यानी कि सही सलामत पहुंच गया। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनकी एक पुत्र है। तो उनका एक पुत्र है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68 है, उसने बुद्धिमानता का काम किया, उसने बुद्धिमानिता का काम किया, उसने बुद्धिमाननीय का काम किया या फिर उसने बुद्धिमानी का काम किया। उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है, उसके पास जो कलम है सो हमारा, या उसके पास जो कलम है ये हमारा है। उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा है इसमें कौन सा सही शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला ही वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ गंभीर संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट, जीवन और साहित्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि जो जीवन है, जीवन से ही क्या निकलता है, साहित्य निकलता है ना। जब हम अपने जीवन में कुछ अनुभव कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, तब तो हम कोई रचना कोई कहानी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो जीवन से ही तो आता है। तो जीवन और साहित्य दोनों का क्या है, घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, या उपयुक्त तो सभी अशुद्ध हैं। जो कुछ मेरा है सब आपका है, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ, या प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, या भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो राइट आंसर है, जो भौरा होता है वो क्या करता है, पुष्प का पराग जो है उसको चूसता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, या फिर मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो राइट आंसर है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। क्वेश्चन नंबर 76 है, लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, या हरे लहराते खेत भरे। तो शुद्ध है इसमें दोस्तों हरे भरे लहराते खेत, ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मरकट का मतलब दोस्तों होता है बंदर, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, निम्नलिखित में जाति वाचक संज्ञा है, पुस्तक, ममता, अच्छाई या रमेश। जब पुस्तक है यानी कि बुक है, बुक तो बहुत प्रकार की होती है, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, अलग अलग सब्जेक्ट की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। तो बुक्स क्या होती है, बुक हम कह तो दिया हमने बुक, लेकिन बुक की कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि डॉक्टर हमने क्या दिया, तो डॉक्टर में एलोपैथी वाले डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, नेचुरोपैथी वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन आ जो है पुस्तक, ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छाई, ममता, ये सब क्या है, अच्छाई और ममता क्या है, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और रमेश तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये तो संज्ञा होगा ही। क्वेश्चन नंबर 79 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है, प, फ, ब, भ। इनका उच्चारण स्थान क्या है, हम सभी को पता है, ओ, प, फ, ब, भ। तो ऑप्शन ब जो है ओष्ठ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, मेरी होश उड़ गई, हमारा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई, या फिर मेरे होश उड़ गए। ऑप्शन द जो है मेरे होश उड़ गए, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देख लिया, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, और बगल में छोटा सा एक घंटी का निशान होगा, घंटी के निशान को भी आप फुल कर दीजिएगा घंटी को। तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी किसी भी वीडियो की हमारी, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, और सारे के सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स। सारे विषयों की मास्टर क्लास को आप देख लीजिए, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। जय हिंद दोस्तों।